अनका एपिसोड 3। एक दो बार मैंने ये भी दरियाफ्त करना चाहा कि आखिर वो काम क्या था जिसके लिए वो मेरी मोहताज थी, लेकिन उसने हर बार मुझे ये कहकर टाल दिया कि अभी इसका वक्त नहीं आया। जब वो वक्त आएगा तो मुझे सब कुछ मालूम हो जाएगा। मैंने भी इस डर से ज़्यादा इसरार मुनासिब न समझा कि कहीं वो मुझसे नाराज़ न हो जाए। जब हम रात गए तक बातें करते और नींद आने लगती तो मुझे महसूस होता कि वो मेरे सर पर आराम करने की गर्ज से हाथ पांव फैलाकर लेट चुकी है। उसके थोड़ी देर बाद अनका के खराटों की मधम मधम आवाज़ सुनाई देती। वो दिलकश बातें करती थी। उसके सोने का अंदाज भी खूब था। मुझे अब उसकी हर बात बड़ी दिलकश महसूस होती। मैं उसके जिस्म का गदाज अपने सर पर महसूस करता। कोई 20 दिन बड़े आराम और सुकून से गुजर गए। इस मुख्तसर अरसे के बावजूद मेरे और अनका के दरमियान अच्छे खासे दोस्ताना मरासम इस्तवार हो चुके थे। गो के मैं उसे देख न सकता था, फिर भी मैंने अपने एहसासात के सहारे अपने जहन के कैनवस पर अनका की एक खूबसूरत तस्वीर बना ली थी। नाजुक सी और सुबक सी एक खूबसूरत लड़की जिसके चेहरे पर बला का हुस्न था। उसके पतले पतले और नाजुक नाजुक से तराशीदा होंठ हर वक्त मुस्कुराते रहने के आदी थे। उसकी आंखों में मुझे हर वक्त तरोताज़ा कंवल तैरते नजर आते और उसका गुफ्तगू करने का अंदाज मैं हमेशा ये महसूस करता जैसे गुफ्तगू करते वक्त वो बेहद शर्मीली शर्मीली और मासूम सी नजर आती है। गर्ज के हम दोनों एक दूसरे से बेहद बेतकल्लफ हो चुके थे। अपने फ्लैट में लेटा घंटों उसके साथ इधर उधर की बातें करता रहता। बाहर होता तो भी वो मुझसे हम कलाम होती। मैं दबी दबी जबान में लोगों से नजरें बचाकर उसका जवाब दे दिया करता था। अनका ने मुझसे जो कुछ वादा किया था वो इस पर बदस्तूर कारबंद थी। मेरी हर ख्वाहिश यके बाद दीगरे पूरी हो रही थी। जो काम मैं अनका से कहता वो मुझे उसके हुसूल का रास्ता बता देती। मेरे फ्लैट का हुलिया यकसर तब्दील हो चुका था। टूटी हुई कुर्सियों की जगह अब एक खूबसूरत सोफा सेट मौजूद था। झलंगे पलंग की जगह मसहरी ने ले ली थी। मामूली कपड़ों की बजाय अब मेरे पास पहनने के लिए बेहतरीन सूट भी मौजूद थे। अब मैंने सामने वाले होटल पर बैठकर नाश्ता करना छोड़ दिया था, बल्कि शहर के एक ऊंचे होटल जाया करता था जहां मुलाजम और बेरे हाथ बांधे मेरे आगे पीछे खड़े रहते थे और मैं वकार के साथ छुरी कांटे से खाने में मसरूफ रहता। अब मुझे बिल की अदायगी के वक्त पैसों का हिसाब करने की मतलब कोई ज़रूरत नहीं थी, बल्कि अब मैं बिल के साथ 5-10 रुपये टिप भी दे दिया करता था। दोपहर के खाने के बाद कुछ देर आराम करना और रात के खाने के बाद कुछ देर टहलना मेरा मामूल बन चुका था। शाम के वक्त मैं अब बड़ी पाबंदी से सिविल लाइंस के इलाके में जाने लगा, जहां सिर्फ बड़े लोग आ जा सकते थे। आम लोग और दरमियाने तबके के अफराद वहां के रख रखाव और वहां घूमने वालों की शख्सियत देखकर ही एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते थे। मेरे साथ अब ऐसी कोई दुश्वारी नहीं थी, क्योंकि मैं अब मुसलसल जीत रहा था। अनका ने इन 20 दिनों में मेरे साथ जो कुछ किया था वो तमाम जिंदगी भी हाथ पांव मारता तो पूरा न हो सकता था, लिहाजा मैं भी उसका बेहद ख्याल रखता था। अगर मैं महसूस करता कि वो सो रही है या आराम करने के लिए लेटी हुई है तो मैं उसे मुखातब करने के बजाय ज़्यादातर खामोश ही रहता। गर्जिया कि हम दोनों के दरमियान गाढ़ी छिन रही थी। मुझे अगर कोई फिक्र लाहक थी तो बस इतनी कि अनका ने अभी तक मुझसे कोई काम नहीं लिया था, जबकि मैं चाहता था कि वो मुझसे कोई काम ले और मैं उसे पूरा करके उसके एहसानों के बोझ को कुछ हल्का कर सकूं। आज भी रोज़मर्रा के मामूल के मुताबिक जब मैं एक कीमती सूट जेब तन किए हुए सिविल लाइंस वाले पार्क में चहलकदमी कर रहा था तो मेरा जहन इसी सिलसिले में उलझ रहा था कि आखिर अब तक अनका ने मुझसे कोई खिदमत क्यों नहीं ली। फिर मैंने सोचा
ممکن ہے اس نے محض معاہدے کی غرض سے یوں ہی ایک شرط لگا دی ہو، ورنہ اسے بھلا میری کیا ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ میں اس بات کو اچھی طرح محسوس کر چکا تھا کہ حقیقتاً انکا پراسرار قوتوں کی مالک ہے اور دنیا کا کوئی کام اس کے لیے مشکل یا ناممکن نہیں ہے، لیکن میرا خیال غلط ثابت ہوا۔ انکا دراصل میری محتاج تھی، لیکن کس سلسلے میں یہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ بہرحال میں انکا کے ساتھ معاہدہ کر لینے کے بعد کس طرح گلے گلے تک مصیبتوں کی دلدل میں دھنس چکا تھا، اس کا احساس مجھے بعد میں ہوا۔ اگر کہیں شروع میں مجھے اس بات کی ہوا بھی لگ جاتی کہ انکا اپنی نوازشات کا بدلہ مجھ سے کس صورت میں چاہے گی تو میں مرتے مر جاتا، لیکن انکا کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کرتا۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.